व्हाइट हाउस कहता है कि हमने कतर को हमले के बारे में आगाह किया, और कतर कहता है जी हाँ, जब बम दोहा पे बरस रहे थे तब फोन आया था। ये है इनकी इंटेलिजेंस और ये है इनका इत्तेहाद। ये वो अजीम इत्तेहाद है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है। असल में इत्तेहाद नहीं है तो मुजरिमों का कॉकटेल है। क्या कतर गुस्सा करेगा? क्या कतर बदला लेगा? नहीं, कतर बदला नहीं लेता। कतर सिर्फ माफ़ी मांगता है। आजकल सारी दुनिया में यही बहस चल रही है, कतर अब क्या करेगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़हन को थकाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये व्लॉग देख लीजिएगा। कतर ने कुछ नहीं करना, माफ़ी मांग सकता है, जो इसके PM के लहजे से आज साफ जाहिर था कि कतर क्या करेगा। कतर ने अपनी गैरत बेचकर दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज डोनाल्ड ट्रंप को सोने के प्लेट में $400 मिलियन का जहाज पेश किया था। एक ऐसा शख्स जो अमरीकी अवाम को टोपी पहनाकर खुद अरबपति बना, और अब वही ट्रंप कतरी चेक जेब में डालकर हंस रहा है। कतर, तुमने एक मस्खरा खरीद लिया, एक सुनहरी नाचने वाला बिकने वाला मस्खरा। कतर के पास दुनिया की सबसे महंगी दिफाई टेक्नोलॉजी है, जहाज, रडार, मिसाइल, सब कुछ। लेकिन उनका असल इस्तेमाल क्या है? परेड में दिखाने के लिए, टीवी इश्तिहार में दिखाने के लिए। असल में जब वक़ार पर बम गिरते हैं ये सब खिलौने बेकार निकलते हैं, क्योंकि मालिक की इजाज़त नहीं होती। कतर का दिफा अमरीकी इजाज़तनामे पर चलता है। अगर वाशिंगटन ने कहा खामोश रहो तो सारा सिस्टम खामोश। कतर सिर्फ सियासी तौर पर अमरीका का गुलाम नहीं है, ये तो खून की नालियों में अमरीका बसा हुआ है। अमरीकी बेसिस कतर में ऐसे फैले जैसे जिस्म में कैंसर, और इन्हीं बेसिस ने क्या किया? इसराइली जहाज को सेफ पास दिया। यानी अमरीकी फौजी जमीन पर बैठे पिज़्ज़ा खा रहे थे, ऊपर इसराइली जहाज बम बरसा रहे थे, और सब कुछ सब सिग्नल के साथ हो रहा था। ये हादसा नहीं, ये मंजूरी थी। अब आते हैं कतर के तर्जुमान पर। PM माफी मांगता है, कहता है हम बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। भाई, तुम्हारे ऊपर बम गिरे हैं, तुम्हारे बच्चे खौफजदा हैं, तुम्हारी जमीन दहल रही है, और तुम बातचीत का भजन गा रहे हो। ये सफारतकारी नहीं, ये तो बांदी का बयान है। ये ऐसा लग रहा था जैसे तर्जुमान इसराइल से माफी मांग रहा हो। माफ कीजिएगा, हम आपके रास्ते में आ गए, आपने बम गिरा दिया हमारे मुल्क पे, हम बहुत माजरत ख्वाह हैं। हाँ, आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इतनी दूर आके आपने बम गिराए, और पता नहीं सही आपके निशाने लगे नहीं लगे, और वो बच भी गए उसमें से कुछ। ऐसा ही लग रहा था जैसे माजरत की जा रही है। अब सामने आया सऊदी किरदार। खबर गर्दिश में है कि इसराइल ने सऊदी फिजाई हुदूद इस्तेमाल की। ये पहले से तय था, ये कोई गलत फहमी नहीं थी, ये एक मुश्तरका मंसूबा था। अमेरिका, सऊदी और इसराइल तीनों एक ही बिस्तर पर नस्ल खुशी की मस्ती में डूबे हुए। मैं कहूँगा ये गंदा थ्रीसम था, खून से भीगा हुआ। नक्शे उभर रहे हैं, सरहदें मिट रही हैं, रोज खून बह रहा है, तामीराती काम जारी है गजा में, और अरब हुक्मरान सो रहे हैं। कुछ जूते पॉलिश कर रहे हैं, कुछ यॉट पॉलिश कर रहे हैं। उनके लिए फ़लस्तीन सिर्फ तकरीर का मौजू है, अमल सफर। असल मज़ाहमत कहाँ से आ रही है? लंदन की गलियों से, न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटियों से, पेरिस की सड़कों से। ये गैर मुस्लिम खड़े हैं, एहतजाज करते हैं या आवाज़ बुलंद करते हैं, और उम्मत पेट के बल रेंग रही है। ये उम्मत जो एक जिस्म कहलाती थी, आज ये जिस्म लाशा बन चुका है। यह है आपकी दुनिया, जहाँ इज्जत बिकाऊ है, जहाँ वक़ार नीलाम है, जहाँ नस्ल कशी एक कारोबार है। वाशिंगटन, रियाज और तल अवीब के 3 दस्तखत और लाखों जिंदगियाँ मट्टी। चाहो तो इसे व्हाइट हाउस को, मैं इसे कहूँगा ब्लैक हाउस, एक तारीख किला, जहाँ अमन की ज़बान सिर्फ एक ड्रामा है और जंग असल तिजारत। याद रखो, हर सल्तनत जो खून पर खड़ी होती है आखिर इसी खून में डूबती है, और जब वो दिन आएगा तारीख थूकेगी इन बुज़दिल चेहरों पर, जो झुके रहे, जो मजाक रात का गाना गाते रहे, और जो नस्ल कशी के बिस्तर में रक्स करते रहे। आप देखते रहिए देसी लाउड स्पीकर। जिंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।